हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जुडिशरी को कंप्लीट करेंगे एक्टिव रिकॉर्ड के मेथड से, जहां पर हम क्वेश्चन बैंक की हेल्प से ना पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है ना, आपकी लक्ष्मीकांत की बुक से ही फ्रेम करा गया है, तैयार करा गया है, वो भी चैप्टर वाइज। दैट मीन्स कि आप इन क्वेश्चन बैंक से ना पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हो, वो भी दोस्तों इफेक्टिवली। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ आपसे दोस्तों, जब आप चैप्टर रिवाइज करते हो ना लक्ष्मीकांत से, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आ रहा है नहीं। आप पढ़ पढ़ कर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हो, पैसे वेटिंग करके आप पूरा चैप्टर रिवाइज करते हो, और आपको लगता है कि आपको सब कुछ याद है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होता है, जब आप टेस्ट लगा रहे होते हो या फिर एग्जाम में क्या होता है, आपको चीज़ें याद नहीं आती। क्योंकि उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि आपने एक्चुअली रिकॉल नहीं करा, आपने अपनी नॉलेज का चेक नहीं करा, आपने उसे अपने मन में रिवाइज नहीं करा, जिससे ना आपको प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम के टाइम पे। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप ना एक्टिव रिकॉल की मेथड से अब पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे। मैं इन क्वेश्चन बैंक की हेल्प से आपको दिखाता हूँ कि कैसे पूरा चैप्टर रिवाइज होता है, कैसे आपको चीज़ें याद करनी है, कैसे कोई टॉपिक समझना है, ठीक है, उसको याद रखना है, और कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो दोस्तों, इन सीरीज के अंदर मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि किन टॉपिक के ऊपर ना आपका पीवाईक्यू आ चुका है, आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन चैप्टर से अगर आपने एक बार एक्टिव रिकॉल की मेथड से, जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ रिवाइज सारे चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के, अगर आपने इसे एक बार कर लिया ना, इस एक्सरसाइज को ना एक बार कर लिया, तो फिर ये ना, जब आप इसे सेकंड टाइम थर्ड टाइम रीडिंग करोगे ना, तो ये समय बहुत कम लगेगा और आपका चैप्टर जो है पूरा रिवाइज हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक बार की मेहनत है इन सारे चैप्टर को इस तरीके से तैयार करने की, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को इस तरीके से रिकॉल करने की, फिर आप पूरा लक्ष्मीकांत की बुक ना 1 से 2 दिन में पूरा रिवाइज कर लोगे, आप इसको पूरा ही रिवाइज कर लोगे। और इस तरीके से ना दोस्तों, आप कहीं भूलोगे भी नहीं। और मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि भाई देखो, ये सारे क्वेश्चन जो हैं टॉपिक वाइज जो बनाए गए हैं ना, ये आपके चैप्टर से ही बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना दोस्तों, चैप्टर नंबर 24 सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ पर 27 क्वेश्चन है। और इन 27 क्वेश्चन का अगर आप आंसर यहीं पे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख पा रहे हो, तो आप मेंस के लिए भी रेडी हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मेंस के लिए भी आपको कंटेंट चाहिए, तभी तो आप लिखोगे, ठीक है। कंटेंट ही नहीं होगा तो कैसे लिखोगे। तो कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग, और इसको जब याद कर लोगे, तो आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो इन सीरीज के साथ आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं, और पीवाईक्यूज मैं करा चुका हूँ आपको लास्ट 35 ईयर्स के जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, इनमें मैं इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ आपको चैनल पर। और इन सारी वीडियो जो है ना, आपको चैनल पर ही मिल जाएगी। इवन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा पीवाईक्यूज वीडियोस का, ठीक है। चलो, अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के सारे चैप्टर्स को। लास्ट वीडियोस में हमने ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, पार्लियामेंट वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है, तो चैनल पर जाओ, विजिट करो चैनल को और वॉच करो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड, डिड इट रिफ्लेक्ट्स एपेक्स कोर्ट ऑफ द ब्रिटिश। अब एक बात और दोस्तों, देखो, जब भी मैं आपको चैप्टर जो है रिवाइज करवाता हूँ ना, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई हर एक चैप्टर का ना आपको इंट्रोडक्शन वाला पेज अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको ना क्वेश्चन आंसर के लिए, आपके मेंस के लिए ना वैल्यू एडिशन यहीं से मिलता है, अंडरस्टैंडिंग यहीं से डेवलप होती है। तो किसी भी चैप्टर का ना आपको पेज 1 बहुत अच्छे से पढ़ना होता है दोस्तों, क्योंकि ये आपका चैप्टर का पूरा इंट्रो दे देता है आपको, और आपके लिए, आपके आंसर के लिए वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम। दैट मीन्स कि हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। सबसे ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, उसके नीचे हाई कोर्ट मिलेगा, और उसके नीचे आपको मिलेंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बोल भी दिया है कि हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है विद द सुप्रीम कोर्ट द टॉप, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारा टॉप पर है,
फिर हाई कोर्ट इसके नीचे, एंड देन हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं जो बिलो द जो स्टेट के अंदर होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर मिलेंगे आपको हियरार्की ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, दैट इज जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बोलते हैं और अदर लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं दोस्तों। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अडोप्टेड फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो दोस्तों, वैल्यूडेशन यही मिल गया ना कि भैया जो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ये हमने कहाँ से अडोप्ट किया है दोस्तों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा वो हमने इसी एक्ट से लिए हैं दोस्तों। एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज इन यूएसए। अब देखो यूएसए के अंदर कंपैरिजन के लिए आपके पास आंसर के लिए ना वैल्यूडेशन यहीं से मिल रहा है। इन यूएसए ऑन द अदर हैंड द फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी। दैट मीन्स कि भैया जो जो भी फेडरल लॉज है ना वहाँ पर फेडरल कोर्ट अलग है यूएसए के अंदर, ठीक है। फेडरल लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए वहाँ पर फेडरल जुडिशरी अलग देखने को मिलेगी और स्टेट लॉज को एनफोर्स करने के लिए स्टेट जुडिशरी वहाँ पर अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये यूएसए का सिस्टम है। देयर इज थस अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स भी देखने को मिलेगा आपको यूएसए के अंदर, वन फॉर द सेंटर एंड अदर फॉर द स्टेट्स। टू सम अप, इंडिया ऑल्दो अ फेडरल कंट्री लाइक द यूएसए। देखो इंडिया एक फेडरल कंट्री है यूएसए की तरह, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है या फिर ऐसा बोल सकते हो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर आपको डबल सिस्टम ऑफ जुडिशरी देखने को मिले लाइक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हमारे पास यूनिफाइड जुडिशरी है एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ है एंड जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का हमें आंसर यहीं पे मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950, ठीक है। तो 26 जनवरी के बाद हमारा 2 दिन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा क्या हो गया दोस्तों, इनॉग्रेटेड हो गया था, ठीक है। 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, ठीक है, एनेक्ट हो गया, है ना, इम्प्लीमेंट हो गया और उसके 2 दिन के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आंसर मिल चुका है कि इसने यस सक्सीड किया है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, ठीक है, जो कि स्टेब्लिश हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हाउएवर द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ग्रेटर देन द इट्स प्रीडेसर, ठीक है, प्रीडेसर मतलब इससे पहले जो हमारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, ठीक है, इससे ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी आपको सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है हमारा। दिस इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिप्लेस द ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। देखो ब्रिटिश के टाइम पे ना एक प्रीवी काउंसिल होती थी जो इस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से भी बड़ी थी, ठीक है, जहाँ पर यह माना जाता था कि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अब यहाँ पर देखो दोस्तों आर्टिकल्स बता दिए गए हैं कि आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, जुडिक्शन होता है की पावर्स, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट का क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारा ऑर्गेनाइज कैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करेगा, ठीक है। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है सुप्रीम कोर्ट के। द पार्लियामेंट इज आल्सो ऑथराइज टू रेगुलेट देम, मतलब पार्लियामेंट को भी यहाँ पर हमने पावर दे रखी है कि भैया इनको रेगुलेट कैसे करना है। इनके आपको मतलब इन कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर कैसे बढ़ाने हैं, ये पार्लियामेंट के पास ही पावर है दोस्तों, ठीक है। ये बात आप आगे पढ़ोगे भी कंपोजिशन के बारे में एंड अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 1 का तो दोस्तों आंसर मिल चुका है। अब इसका हम आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये बात मैं आपको यहाँ पर इतनी डिटेल में मैंने आपको इसलिए पढ़ाई ताकि आपका सुप्रीम कोर्ट का जो इंट्रोडक्शन है, वैल्यूडेशन है मेंस के लिए, वो आपको मिल जाए, ठीक है। और आपको पता चल जाए कि देखो भाई आप जो वर्ड टू वर्ड रिविजन करते हो ना, आपको लगता है तो है कि आपको सब कुछ याद हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखो दोस्तों जब आप इन क्वेश्चन से आप इसका रिवाइज करोगे ना, इन क्वेश्चन को पढ़कर आप रिवाइज करोगे तो आपको इफेक्टिवली याद रहेगा। फिर बाद में जब इसे सेकंड टाइम आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी याद आएगा कि हाँ यार मैंने तो इसको पढ़ा था, उस टाइम पे भी मैंने ऐसी एक्सरसाइज करी थी और मैंने इसका आंसर लिखा था शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको सेकंड टाइम में बहुत जल्दी रिवाइज होगा
और याद भी हो जाएगा। फिर आप भूलोगे नहीं। आपको 10 से 15 बार लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 15 बार पढ़ भी लोगे ना लक्ष्मीकांत, तब भी भूलोगे कभी को। लेकिन इस एक्सरसाइज को कर लोगे ना 1-2 बार, तब आपके भूलने का चांस बहुत कम हो जाता है दोस्तों। ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव वे है रिविजन करने का, ठीक है। तो इसका आंसर है, देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमारा इनोग्रेट कब हुआ था? तो आपको मिल गया है कि भैया 28 जैन 1950 का हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल गया। और आगे देखो दोस्तों, इसने रिप्लेस किया था एपेक्स कोर्ट ऑफ ब्रिटिश को, तो यस लिख दो। जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उसको इसने रिप्लेस किया था। और भाई एक बात और बताओ कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा इस्टेब्लिश कौन से एक्ट से हुआ, ठीक है। मतलब कौन सा क्या प्रोविजंस था, ठीक है, इससे पहले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनने से पहले, ठीक है, जैसे हमने इसे अडोप्ट किया था, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हमारे जो कोर्ट का जो सिस्टम है वो क्या देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलेगा, दैट इज सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दोस्तों इसी के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी के ऊपर है। यहाँ देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है विच एक्ट फर्स्ट गेव सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो भाई इसका आंसर तो आपको मिल गया कि विच एक्ट फर्स्ट गेव द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। तो ये तो हमने लिख दिया अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और हमारे जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर बोला है कि विच आर्टिकल्स डील विद द सुप्रीम कोर्ट, हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट जजेस आर देयर, हाउ मेनी देयर वर ओरिजिनली, ठीक है, हाउ मेनी वर देयर ओरिजिनली। तो इसका आंसर भी लिखो दोस्तों। तो कौन से आर्टिकल्स हैं, तो अभी आपने पढ़ा था आर्टिकल्स, तो उसका आर्टिकल्स का आंसर लिखो ना भाई, याद होना चाहिए। तो आर्टिकल 124 से लेके क्या था दोस्तों, 147 था। और कौन सा पार्ट में था दोस्तों, पार्ट भी लिखो, पार्ट 5th ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रेंथ देखोगे ना, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो थी, ठीक है, जजेस की, क्योंकि यहाँ पर बोला है वह कितने थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ थी, ओरिजिनल, इसको मिले देते हैं यहाँ पर, ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ थी, ठीक है, वो थी आपका, जो कि हमारा 1950 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1950 में ही हमारा जो है इनोग्रेट हुआ था सुप्रीम कोर्ट। तो उस टाइम था टोटल 8 जजेस थे, टोटल 8 जजेस थे, ठीक है। इसमें 1 सीजे आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 7 अदर अदर जजेस थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। करंट में स्ट्रेंथ क्या देखनी है आपको, करंट में कितनी है, तो करंट का भी याद रखो दोस्तों। करंट में आपको जो देखने को मिलेगा वो टोटल 34 जजेस है, ठीक है। 1 CJI प्लस प्लस 33, ठीक है, 33 अदर जजेस मिलेंगे और एक इसमें से CJI है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई 34। और ये नंबर्स कौन बढ़ा सकता है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेंगी, ठीक है, केसेस बढ़ेंगे, तो पार्लियामेंट जो है लॉज पास करके जो है इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, इनके नंबर्स बढ़ा सकते हैं। याद रखना, जजेस के नंबर बढ़ाने की पावर पार्लियामेंट के पास ही है, इस बात को ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन जो है आपका प्री में बना सकते हैं ऐसे करके एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द कॉलेजियम सिस्टम, हाउ डिड इट डेवलप, इट्स रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो बताओ दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। क्योंकि देखो दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम आप पढ़ते हो कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का, तो कॉलेजियम कॉलेजियम सिस्टम से ही होता है। इसके ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो इस बात को पूरा ही पढ़ना है, ठीक है, कि सीजीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सब आपका पूरा ही पढ़ना है। फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस के बारे में पूरा ही पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये आपको पूरा ही पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड जजेस केस में क्या क्या बात हुई थी, है ना, ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप वही जो है अभी रिविजन करने वाले हो आप, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉलेजियम सिस्टम, हाउ डिड इट डेवलप, और इस रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो जो सीजीआई की जो रिकमेंडेशन होती है कि वो बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट के ऊपर, किसका अपॉइंटमेंट करना है किसका नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, इसमें सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो सीजीआई प्लस यहाँ पर
शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आंसर दोस्तों, ठीक है। सीजेआई प्लस सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीनियर मोस्ट, ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ये कलीजियम सिस्टम बनाते हैं और जिससे जो है जजेस को अपॉइंट करा जाता है कि भैया हाई कोर्ट से कौन जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से कौन सीजेआई बनेगा, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। ये सब जो है कलीजियम सिस्टम ही नाम जो है देता है प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नमेंट को, फिर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर बोला है हाउ डिड इट डेवलप, तो ये डेवलप कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है 3 जजेस केस हुए। एक तो आपका फर्स्ट, जिसको मैं बोलूँगा फर्स्ट जजेस केस 1982, ठीक है। फिर आपका सेकंड है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। तो सेकंड जजेस केस, इसको मैं ऐसे करता हूँ केस, ये है आपका 1993 का। फिर थर्ड जजेस केस मिलेगा देखने को आपको, ये है आपका 1998 का, ठीक है। फिर आपको एक बोर्ड ध्यान रखना है, एनजेएसी एक्ट भी आया था जो 2014 में आया था, वो वाला भी एक केस ध्यान रखना है आपको। तो 1982 के अंदर क्या वर्डिक्ट आया था, तो कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है कंसल्टेशन। अच्छा एक बात और दोस्तों, मेरा कुछ दिनों से ना गला ख़राब चल रहा है, मेरे थ्रोट में थोड़ा जो है ना प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास में है और मुझे ये ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी। तो थोड़ा बियर कर लेना, अगर थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा भी जो है गले में प्रॉब्लम आएगी मेरे, तो इसको मुझे आपको बियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं भी बियर कर रहा हूँ, आपको भी बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कंसल्टेशन की जो बात करी गई थी, ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पूरा रिवीजन नहीं करा रहा चैप्टर का। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपने 1 से 2 बार तो रीडिंग करी होगी लक्ष्मीकांत की, ठीक है। बस यहाँ पर मेरा काम है रिकॉल करवाना, आपको याद कराना और आपका रिवीजन कराना दोस्तों, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का जो मतलब है वो एग्रीमेंट नहीं होता, मतलब बाइंडिंग नहीं होगा। जो भी कंसल्टेशन आप कर रहे हो ना, ये जजेस से पूछ कर कि ये किसका अपॉइंटमेंट करना चाहिए किसका नहीं, तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता। ये इन्होंने मना कर दिया था फर्स्ट जजेस केस के अंदर, ये एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब ये गवर्नमेंट की बात के ऊपर है कि भैया गवर्नमेंट किसको अपॉइंटमेंट करना चाहती है, ये कंसल्टेशन तो लेगी भाई, जजेस का जो है कंसल्टेशन लेगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, कंकरेंस नहीं है दैट मीन्स की। सेकंड जजेस केस के अंदर जस्ट इसका उल्टा हुआ, 1993 में कोर्ट ने पलटी मार दी और कहा कि जो कंसल्टेशन का मतलब है, जो कंसल्टेशन का मतलब है उसका मतलब एग्रीमेंट होता है, दैट इज कंकरेंस होता है कि भाई जो बोल दिया उसको मानना पड़ेगा, जिसका हमने नाम दिया है उसको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कंकरेंस होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कलेजियम सिस्टम जो है प्रीफर हो गया। और यहाँ पर जो कलेजियम सिस्टम स्टार्ट हुआ कि भैया यहाँ पर बोला कि कंकरेंस है, तो यहाँ पर कौन कौन होंगे कंकरेंस देने वाले, तो सीजेआई होंगे और प्लस 2 सीनियर मोस्ट होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस होंगे इसके अंदर। थर्ड में क्या बोला कि भैया कलेजियम सिस्टम को ना एक्सपेंड करो, मतलब कलेजियम सिस्टम सही है, कंसल्टेशन इज इक्वल्स टू कंकरेंस, ठीक है, कंकरेंस ही होगा और इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कैसे करोगे, तो सीजेआई ही रखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसके आगे जो है 4 सीनियर मोस्ट जजेस डाल दो, मतलब 2 से अब ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, ठीक है, 2 से अब 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, इस बात को ध्यान रखना है। और बोला क्या कि भैया ये बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई, तो यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना दोस्तों कि यस बाइंडिंग होगा, यस इट इज़ बाइंडिंग, ठीक है। कलेजियम सिस्टम वही नाम दे सकता है जो रिएटेट कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट करनी ही पड़ेगी, जो बोल दिया कलेजियम सिस्टम ने उसको अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। और देखो दोस्तों, अगर इस तरीके से रिविजन करोगे ना तभी आपको एग्जाम में याद रहेगा, अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो भैया याद नहीं रहता, ठीक है। वर्ड टू वर्ड पढ़ने से याद होने लगा,
तो भैया इतना कुछ आपको पढ़ना है ना, इतनी सारी बुक्स होती हैं, करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, आप भूलोगे। अगर इस तरीके से पढ़ोगे, इस तरीके से रिवीजन करोगे, तब आप नहीं भूलोगे, तब आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश दैट सीनियरिटी अलोन विल डिसाइड सीजेआई ऑफ इंडिया? दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैसे बनेंगे? क्या ये सीनियरिटी के बेस से बनेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज में से कोई भी बन सकता है? तो यहाँ पर खुद ही बोल दिया है क्वेश्चन ने कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ कि सीनियरिटी के बेस पे ही सीजेआई ऑफ इंडिया डिसाइड होगा। तो एक बात और ध्यान देखना दोस्तों कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सीनियरिटी के बेस पे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो। हिस्ट्री में देखा गया है, अगर आप देखो तो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर भी मतलब कि सीनियरिटी ऑफ जज को ना देखते हुए, सीनियरिटी को नहीं देखते हुए, ठीक है, कि कौन सीनियर है, ऐसे व्यक्ति को भी या फिर ऐसे जस्टिस को भी अपॉइंट करा गया है ऐसा सीजीआई जो गवर्नमेंट के हित में थे। मैं डायरेक्ट बोलूँगा हित में थे तभी वो अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एंगल इसमें बिल्कुल रहा है। तो क्वेश्चन इसका ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि हमेशा सीनियरिटी के जज के ऊपर ही सीजेआई अपॉइंट हुए हैं। हिस्ट्री में आपको ऐसा 2-3 बार देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लक्ष्मीकांत में दे भी रखा है कि सीनियरिटी के बेसिस पे उनको अपॉइंट नहीं करा गया, तो वहाँ पर पॉलिटिकल एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उनके लिए, ठीक है। लेकिन अब जो देखोगे ये बिल्कुल सीनियरिटी के बेस पे ही अपॉइंट होते हैं ऐसा सीजीआई। और ये कब डिसाइड करा गया, तो ये ध्यान रखना कि भैया ये सेकंड जजेस केस हुआ था ना, तो इस टाइम पे ये डिसाइड करा गया था। तो आपको ये लिखना है यहाँ पर कि कब इस्टेब्लिश हुआ। तो पहली बात तो ये लिखना है आपको, ये सेकंड जजेस केस हुआ था 1993 में, तब ये इस्टेब्लिश हुआ था। ध्यान रखना पहले कन्वेंशन परंपरा थी कि सीनियर मोस्ट जज ही सीजेआई बनेगा, पर 1973 में, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था हिस्ट्री के अंदर कि एन रे और 1977 में एमयू बेग में गवर्नमेंट ने सीनियरिटी को इग्नोर करके अपने पसंद के जजेस को सीजीआई बना दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। और इसलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को ख़त्म करने के लिए जो है ना 1993 के अंदर ये सीनियरिटी बेस के ऊपर जो है कॉलेजियम सिस्टम के अंदर सीजेआई अपॉइंट करने का रूल हो गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कन्वेंशन बन गई है कि 1993 से अब सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना दिया है कि सीनियर मोस्ट जज ही सीजेआई बनेगा सीनियर मोस्ट जज ही आपका सीजेआई बनेगा, यस अलोन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोला है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ एससी जज, ठीक है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ एससी जज, व्हाट इज द मिनिमम एज, मिनिमम एज कितनी होगी एससी जज बनने की और क्या क्वालिफिकेशन है। तो भैया क्वालिफिकेशन बिल्कुल याद रखनी है, और ये क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है आर्टिकल 124 के अंदर, ठीक है। तो क्या होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ठीक है, इंडियन सिटीजन। और एक बात और ध्यान रखना, या 5 साल तक हाई कोर्ट के जज होना हो, ठीक है, या 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रहे हों, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि भैया फर्स्ट तो सिटीजन, सेकंड 5 इयर्स तक क्या रहे हों, हाई कोर्ट के जज रहे हों, ठीक है। थर्ड इज कि अगर हाई कोर्ट के जज नहीं रहे हैं तो और में यहाँ ध्यान रखना, और बता रहा हूँ मैं 10 ईयर्स तक हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों, ठीक है, एडवोकेट ऐसे प्रैक्टिस करी है उन्होंने, ठीक है। और एक चौथा भी क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट की नज़र में डिस्टिंग्यूश ज्यूरिस्ट रहे हों, ठीक है। तो ध्यान रखना डिस्टिंग्यूश ज्यूरिस्ट इन्हें यहाँ पर लिख दो कि भैया प्रेसिडेंट के नज़र में, ठीक है। यहाँ पर देना लक्ष्मीकांत में ये बात बोली गई है क्वालिफिकेशन में, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्वालिफिकेशन, ये देखो 1 2, ठीक है, 1 2, यहाँ पर देखो ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, 10 ईयर्स तक, और ही शुड बी डिस्टिंग्यूश ज्यूरिस्ट
इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट की नज़र में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहे हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द जज। टेन्योर क्या रहेगा जज का, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेन्योर का भी ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये रह गया कि मिनिमम एज कितनी थी। ठीक है, तो मिनिमम एज ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है, तो लिख दो नॉट मेंशनड कि भैया मिनिमम एज कितनी होगी, यो मेंशन नहीं है, तो नॉट मेंशनड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आगे देखो दोस्तों जरा कि टेन्योर क्या रहेगा जज का। तो ये टेन्योर भी जो है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना। ये तो बता रखा है कि मतलब कि रिटायरमेंट जो है ना आपका 65 ईयर्स तक एज से रहेगा। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, जैसे वो 65 वर्ष के हो जाएंगे तो उनका रिटायरमेंट जरूरी हो जाएगा। अब वो इसके अंदर अगर समझो कोई 61 की एज में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि 4 साल तक और रहेंगे। अगर कोई 64 की ईयर्स में CJI बन गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कितने साल और रहेंगे दोस्तों, 1 साल और। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, रिटायरमेंट एज ये है। ठीक है, रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है। अब आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, देखो दोस्तों कि रिटायरमेंट की बात हो गई, यहाँ 65 ईयर्स तक हो सकते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स टेन्योर नहीं बताया, जैसे कि 5-6 साल तक के लिए रहेंगे, तो ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ठीक है, तो नो फिक्स टेन्योर, ये बात का कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये सब बातें जो है मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो नो फिक्स टेन्योर, 65 ईयर्स द आपका रिटायरमेंट एज होगा। एक बात और ध्यान रखना है कि वो रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, तो रेजिग्नेशन तो सबको पता है। ठीक है, जस्टिस वर्मा ने अभी रेजिग्नेशन दिया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे वो, और उनके दिल्ली निवास के अंदर, ठीक है, जले हुए नोट पाए गए थे। ठीक है, मतलब नोटों का भंडार था भाई इनको स्टोर रूम में। ठीक है, 500 के नोटों का भंडार था, और पता चला कि भैया उसमें आग लग गई है पैसों में, तो पकड़े गए। तो उनका इम्पीचमेंट मोशन या रिमूवल मोशन आने वाला था पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में, इससे पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे वो रेजिग्नेशन देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और रिमूवल में क्या होगा, तो प्रेसिडेंट उन्हें पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर ही हटा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो रिमूवल प्रोसेस पार्लियामेंट में ही स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि हाउ आर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव्ड, डिस्क्राइब द प्रोसेस, व्हाट आर द 2 ग्राउंड्स, और 2 ग्राउंड बता दो क्या है। तो भैया जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैसे रिमूव होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है इम्पीचमेंट का। तो 2 ग्राउंड मेंशन है। ठीक है, 2 ग्राउंड्स हैं, आपको 2 ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे। क्या क्या है वो दोस्तों, कि भैया आपका एक तो प्रूव मिसबिहेवियर, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। सेकंड है आपका इनकैपेसिटी। ठीक है, इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये मेंशन है ग्राउंड, है ना। और इन 2 ग्राउंड के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल हो सकता है। और एक बात को ध्यान रखना, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर ये डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है,
तो प्रोसेस बताना था यहाँ पर, ये 2 ग्राउंड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो प्रोसेस जानो, लोकसभा में 100 मेंबर्स का साइन चाहिए होता है मोशन लाने के लिए, तो 100 मेंबर्स चाहिए लोकसभा के अंदर, तब ये मोशन आएगा, ठीक है। और राज्यसभा में कितने चाहिए, तो इसका आधा चाहिए, 50 मेंबर्स चाहिए राज्यसभा के अंदर, तब जाके ये रिमूवल मोशन आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। फिर कमेटी बनती है, इन दोनों में से जिसने भी रिमूवल प्रोसेस लेकर आया, 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, ठीक है। 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी जिसके अंदर आपका सीजेआई या फिर एससी जज होंगे, ठीक है। सीजेआई होंगे या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, प्लस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लस एक होंगे डिस्टिंग्विश्ड जज, ठीक है। एक होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। 3 मेंबर्स हो गए। तो ये चेक करेगी कि चार्जेस सही है या नहीं, ठीक है। तो एक तो सीजेआई या तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और डिस्टिंग्विश्ड जजेस। तो ये कमेटी जो है चेक करेगी कि जो चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है, जो चार्जेस लगाए गए हैं ये सही है या गलत है, ठीक है। अगर मतलब पाया गया कि हाँ से सही है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, थर्ड स्टेप है आपका कि स्पेशल मेजोरिटी से ये मोशन पास होना चाहिए, रिमूवल मोशन पास होना चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस से होगी, फ्रॉम या फिर इन बोथ हाउसेस, इन बोथ हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। दैट मीन्स कि कितना चाहिए आपको, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इससे पास होगा तभी ये जजेस का रिमूवल होगा। फिर लास्ट में प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है जिससे वो रिमूव हो जाते हैं। तो बहुत तगड़ा प्रोसेस है, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है। तो आज तक किसी का रिमूवल प्रोसेस हुआ ही नहीं है, ठीक है। इनिशिएट तो हुआ है लेकिन आज तक कोई रिमूव नहीं हुआ इस तरीके से, ठीक है। इस प्रोसेस से बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। इससे पहले ही जो है ना, मतलब कि जो भी जूरिस्ट होता है ना, वो रेजिग्नेशन दे देता है इससे पहले ही, उसका रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करते हैं कि भैया ये बंदा हट जाएगा अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला हैज़ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बीन रिमूव सो फार। ये तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले ही दे दिया, तो ऐसा नहीं हुआ है, तो लिख दो यहाँ पर नो, ठीक है। अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया गया है। लो जी, ध्यान रखना प्रोसेस इतना टफ है कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, है ना, और बहुत मुश्किल से स्पेशल मेजोरिटी होती है। एक केस ध्यान रखना कि वी रामास्वामी, ये 1991 की कहानी है तुम्हारी, 1991 की और 1993 से लेकर का पहला केस आया था रिमूवल का, लेकिन कांग्रेस ने वोटिंग से ही अब्सटेन कर दिया था, तो ये मोशन गिर गया था, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि इससे पहले जैसे भी जस्टिस वर्मा केस है, ध्यान रखना आपके मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, तो ये ध्यान रखना जस्टिस वर्मा ने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज एन एडॉक जज इज अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द प्रोसेस। तो यहाँ पर बोला है कि भैया एडॉक जज कब अपॉइंटेड होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसका प्रोसेस क्या है। तो भाई बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए। तो कंडीशन ध्यान रखना एडॉक जज का, एडॉक जज में तो है टेम्पररी, एडॉक का मतलब ही टेम्पररी होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सेशन के लिए इट इज कोरम, कोरम क्या होता है दोस्तों, तो आपका मिनिमम रिक्वायर्ड जजेस चाहिए होते हैं, ठीक है, अगर वो पूरा नहीं हो रहा हो, ठीक है। कोरम जो है, ये कोरम जो है अगर पूरा नहीं हो रहा हो, ठीक है,
तो तब इनका अपॉइंटमेंट होगा एज एड हॉक जजेस। प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी हाई कोर्ट के जजेस को, ठीक है, किसी हाई कोर्ट के जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो, ध्यान रखना बनने के लायक हो। तो प्रोसेस क्या है आपका? तो सीजेआई जो है होंगे किसी भी हाई कोर्ट के, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने के लायक हो, ठीक है, तो उसको है बुला सकते हैं एज एड हॉक जज। ध्यान रखना ऐसे में कंसेंट चाहिए होता है, ऐसे में कंसेंट चाहिए होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट की परमिशन और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कंसेंट एक तो प्रेसिडेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, आपको जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ठीक है, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी होगा। और एक बात और ध्यान रखना, एड हॉक जजेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं, ठीक है। ये बात मैंने लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर दे रखा है, देखो यहाँ पर, ये रिमूवल प्रोसेस था। अब इसके आगे एड हॉक जजेस तो कैसे अपॉइंट होंगे इसके बारे में सब बता रखा है, ठीक है। लेक ऑफ क्वारम होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होना है, कंसल्टेशन ली जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये सब बातें लिख रखी है आपकी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैन अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और एससी जज एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेम्पररी? तो रिटायर्ड जज को क्या टेम्पररी जज बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के? तो आंसर बिल्कुल ध्यान रखना, यस, यस, ठीक है। आर्टिकल 128 ये बोलता है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी रिटायर्ड जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सेशन अटेंड करने के लिए, ठीक है, मतलब सेशन में क्वारम चाहिए तो उसके लिए किसी भी रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति, दैट इज प्रीवियस कंसेंट जो है, ध्यान रखना जरूरी होती है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये रिक्वेस्ट करेंगे, किन्हें करेंगे? तो इन्हीं रिटायर्ड जजेस को, या तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आपके यहाँ पर बोला है ना सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे टेम्पररी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, हाई कोर्ट के जज यस। तो रिटायर्ड जजेस से रिक्वेस्ट करके यहाँ पर प्रेसिडेंट की पहले चाहिए होगी क्या, यहाँ दिया है ना, यहाँ प्रायर कंसेंट चाहिए, प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, ठीक है। तो उन्हें वही पावर्स मिलेगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। जैसे वो अपॉइंट होते हैं तो भैया ये टेम्पररी जज की पावर सेम पावर होगी, ठीक है, सेम पावर एज नॉर्मल एससी जज, ठीक है। तो इसके बाद का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। लेकिन वो जज जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कहलाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, वो नहीं कहलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बोला है, वो कैन डिसाइड टू अपॉइंट अनदर प्लेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अनदर प्लेस जैसे कि भैया सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरे इंडिया के अंदर, और पूरे इंडिया के अंदर भैया इतना बड़ा लोकेशन है हमारा, ठीक है, तो सबको दिल्ली आना पड़ता है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सीट आपको दिल्ली में मिलेगी। तो यहाँ पर बोला है कि अनदर प्लेस कौन डिसाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का? ध्यान रखना, आंसर है इसका आपका सीजेआई। सीजेआई डिसाइड करेंगे कि अनदर सीट कौन सी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये दिल्ली सीट है, पर सीजेआई चाहें तो चेन्नई, मुंबई, ठीक है, बेंच बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी प्रेसिडेंट की अप्रूवल मैंडेटरी है, ध्यान रखना, बिना प्रेसिडेंट के यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए और ये भी मैंडेटरी है, ठीक है, ये भी मैंडेटरी है अप्रूवल, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच?
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसे कहोगे आप, तो डेफिनेशन ध्यान रखना दोस्तों इसका, जब किसी केस में 5 या उससे जज बैठते हैं ना, तो वो आपका दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाता है। ठीक है, 5 और मोर देन 5 जजेस का सेशन हो। ठीक है, तो कब बनती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो। ठीक है, कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। ठीक है, और सेकंड आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट जब एससी से एडवाइस मांगते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। 143 के अंदर प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं कि ना किसी भी मैटर पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ इज इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंटेन। इसके 6 पॉइंट देने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दे रखा है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये 6 के 6 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो भैया पहला तो है कि आपका कैसे मेंटेन रखा गया ताकि इंडिपेंडेंसी बनी रहे सुप्रीम कोर्ट की, इंडिपेंडेंट ऐसा काम कर सके सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सरकार के दबाव में ना आए। तो फर्स्ट है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर डाला गया, कि भैया बिना टफ प्रोसेस के हटाया नहीं जा सकता, रिमूवल प्रोसेस आसान है ही नहीं। फिक्स सर्विस कंडीशन है, सैलरीज घटाई नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर पर होता है, इनकी जो सैलरी होती है वो चार्ज एक्सपेंडिचर पर होती है, तो फिक्स सर्विस कंडीशन है। ठीक है, थर्ड है कि भैया चार्ज एक्सपेंडिचर पे उनकी सैलरीज, ठीक है, और पेंशन मिलती है उनको, जो कि नॉन वेटेबल होती है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज एक्सपेंडिचर जो नॉन वेटेबल होता है। चौथा क्या है भाई, कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, ध्यान रखना। नो डिस्कशन किसके ऊपर, तो जजेस के कंडक्ट के ऊपर जो है पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हो सकती, एक्सेप्ट रिमूवल। जब रिमूवल प्रोसेस होगा तो खूब बातें होंगी इनके ऊपर, एक्सेप्ट रिमूवल। फिफ्थ, बैन ऑन प्रैक्टिस, ऐसा प्राइवेट प्रैक्टिसर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद वो इंडिया में कहीं भी ऐसा लॉयर काम नहीं कर सकते, लॉयर नहीं बन सकते, बैन ऑन प्रैक्टिस। 6, पावर टू पनिश, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली पावर। ये क्या हो गया, पावर टू पनिश, दैट इज की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इज सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर, गार्जियन, कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल इंटरप्रेटर है, गार्जियन है, कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बिल्कुल बिल्कुल यस। ठीक है, यस बिल्कुल हाँ। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, वायलेशन कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 बताए ना, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू रद्द कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स की फाइनल इंटरप्रेटर है। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के,
तो वो नल एंड वॉइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, डज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कम अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर। तो बताओ भैया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है क्या वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आता है, और जो रिकवरी ऑफ डैमेजेस है बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर, क्या ये भी आता है क्या ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर? तो भैया ये भी आपको पढ़ना है। पहले बात तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आता, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलग से ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, ये मैंने आपको सेंटर स्टेट वाले रिलेशन के अंदर पढ़ाया भी था, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, इंटर स्टेट रिलेशन जब पढ़ाया था मैंने आपको तो उसके अंदर बताया था इसके लिए ट्राइब्यूनल्स है, और आर्टिकल 262 का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के नहीं आता, ठीक है। रिकवरी ऑफ डैमेज के बात करें तो अगर कोई स्टेट सेंटर के खिलाफ, ठीक है, डैमेजेस का केस करे तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में भी नहीं आता, ये भी ध्यान रखना, ये भी नहीं आता, ठीक है। डैमेज का कोई केस फाइल हो सेंटर के खिलाफ अगर स्टेट करेगी तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, यह आर्टिकल 131 की बात है, ठीक है। और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डज सुप्रीम कोर्ट एंजॉय ओरिजिनल जुरिडिक्शन, 3 पॉइंट्स बता दो, और ये भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब कहता है कि ओरिजिनली इन्हीं के पास जाएगा केस डायरेक्ट, ठीक है। ओरिजिनल मतलब ये होता है, तो ये ध्यान रखना, ओरिजिनल का मतलब कि केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, किसी और कोर्ट के पास जरूर नहीं जाएगा। तो ऐसे कौन से केसेस हैं, किन मामलों में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है? तो जहां पर सेंटर वर्सेस स्टेट हो, ऐसे केसेस। सेकंड, सेंटर हो, ठीक है, प्लस स्टेट हो, है ना, वर्सेस अदर स्टेट हो, ठीक है। थर्ड, स्टेट वर्सेस स्टेट हो, बस दो अलग गवर्नमेंट की बात हमेशा से जो है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा ये, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो मंत्र जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई हो तो वहाँ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है, जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो। अब सेंटर एंड यूटी का आएगा, नहीं आएगा भाई, ठीक है, सेंटर एंड यूटी का आएगा ही नहीं, क्योंकि सेम गवर्नमेंट ही होती है, सेंटर की गवर्नमेंट ही चलती है यूटी के अंदर, है ना, यूनियन टेरिटरी के अंदर। अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 18, वो हैज अ वाइडर पावर ऑफ रेट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, वाइडर की बात बोली है कि वाइडर पावर किसके पास है, ठीक है, मतलब रेट्स की पावर किसके पास है, वाइडर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। एक तो इनका आर्टिकल्स आपको याद रखना चाहिए कि हाई कोर्ट के पास 226 में है और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 22 से क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट का हो वायलेशन प्लस अदर चीज़ों का भी होगा तब आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो। तो वाइडर कौन हुआ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, वाइडर कौन हुआ, तो वाइडर जो है पावर हाई कोर्ट के पास है रिट्स की, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एवरेज इवोल्यूशन के ऊपर जा सकते हो। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए तो करेगा ही, साथ में ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हो दोस्तों, अगर किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, दैट इज लीगल राइट है, तो वो आर्टिकल 32 में नहीं जा सकता, ठीक है। पहले जा सकता था जब ये राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट होता था, अब नहीं है। तो अब ये लीगल डिस्प्यूट है, ठीक है, लीगल लॉ की बात हो रही है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इस बात को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वाइडर किसकी है, हाई कोर्ट की। अब क्वेश्चन नंबर 19, इन विच केस appellate jurisdiction of high court can be invoked by, in which case appellate jurisdiction of supreme court can be invoked by high court। इसके 5 पॉइंट्स आपको लक्ष्मीकांत में ही हैं, तो वही लिखनी है यहाँ पर बातें। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बात हुई है दोस्तों आपके appellate jurisdiction की,
और अपीलेट का मतलब भी पता होना चाहिए। अपीलेट का मतलब होता है कि अपील करना, ठीक है। तो मतलब हाई कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो याद ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो इन विच केसेस की बात हो रही है, किस केसेस के अंदर अपील जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है इन्वोक कर सकता है, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट इन्वोक कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट इज ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो ऐसे केसेस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे अपील होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स की इंटरप्रिटेशन की बात हो, है ना, तो इंटरप्रिटेशन की बात हो। सेकंड इज सिविल मैटर्स में, तो सिविल मैटर्स में कहाँ का, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि जब कोई बड़ा कानून, ठीक है, बड़ा कानूनी सवाल हो, जैसे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो, सब्सटेंशियल लॉ ऑफ क्वेश्चन की बात हो, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। थर्ड, क्रिमिनल मैटर्स, सिविल पढ़ लिया, क्रिमिनल मैटर्स में भी होगा, ठीक है। क्रिमिनल मैटर्स अगर हाई कोर्ट ने किसी को, ठीक है, दैट इज एक्यूट करने के बाद, ठीक है, एक्यूट करने के बाद मतलब बरी करने के बाद जो है डेथ सेंटेंस दे दी हो, या लोअर कोर्ट से केस बुलाकर डेथ सेंटेंस दे दी हो, तो ऐसे मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। ऐसे में डेथ सेंटेंस दे दी हो, ठीक है, लोअर कोर्ट से केस लिया, अपने पास ले लिया हाई कोर्ट ने, और ऐसे में डेथ सेंटेंस सुना दिया उस व्यक्ति को, तो ऐसे में जा सकते हो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए। फोर्थ, सर्टिफिकेट बाय हाई कोर्ट, भाई हाई कोर्ट ने खुद दे दिया सर्टिफिकेट, ठीक है, हाई कोर्ट ने खुद दे दिया सर्टिफिकेट। ऐसे आर्टिकल 134A के अंदर बात हुई है कि हाई कोर्ट खुद अलाउ कर दे कि भाई सुप्रीम कोर्ट चले जाओ आप इसके लिए, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट दे दे। फिफ्थ, स्पेशल लीव पेटिशन, ठीक है, जब हाई कोर्ट मना कर दे, ठीक है, जब हाई कोर्ट मना कर दे तब भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो अंडर आर्टिकल 136, ये स्पेशल लीव पिटिशन की बात करता है, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसी के ऊपर ही होगा, देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कैन सुप्रीम कोर्ट ग्रांट इटसेल्फ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, इज दिस डिस्क्रिशनरी पावर, तो ये क्या डिस्क्रिशनरी पावर कहलाएगा, स्पेशल लीव पिटिशन वाली पावर, आर्टिकल 136, बिल्कुल याद रखना है, आर्टिकल 136, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कैन सुप्रीम कोर्ट ग्रांट इटसेल्फ, तो हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की एक सुपर पावर, एक तरीके से ये किसी भी जजमेंट, ऑर्डर या सेंटेंस के खिलाफ अपील सुना सकती है। अच्छा, किसी भी कोर्ट से ले सकती है, एनी कोर्ट, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एनी कोर्ट, तो ध्यान रखना यस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, इंडिया के किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के खिलाफ तो कर सकती है, एक्सेप्ट, बताओ कौन सा होगा, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, जैसे कोर्ट मार्शल, ठीक है, इनके अलग ही रूल होते हैं, कोर्ट मार्शल। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, तो यस डिस्क्रिशनरी पावर है भाई सुप्रीम कोर्ट की, सुपर पावर है ना, तो डिस्क्रिशनरी होगी, तो हक है ये सुप्रीम कोर्ट का, राइट है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर है, तो ध्यान रखना, तो अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है, डिस्क्रिशन पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। 21 देखो, यहाँ पर बोला है which are two categories of matter under which president can seek advice of Supreme Court, can Supreme Court refuse to give an opinion, तो दो कंडीशन पूछे यहाँ पर,
दो कैटेगरीज ऑफ मैटर बता दो अंडर विच प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कैन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू गिव एन ओपिनियन। तो आर्टिकल 143 अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है, तो आर्टिकल 143 के बारे में ही बोल रहा है। तो कौन से दो कैटेगरी के ऊपर जो है प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो बता दो। कहाँ मैंडेटरी होता है ये बता दो। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है। आर्टिकल 143 है ये, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से दो केसेस में एडवाइस मांग सकते हैं प्रेसिडेंट। फर्स्ट है पब्लिक इम्पोर्टेंस, कोई चीज़ पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए मैटर करती है, ठीक है। सेकेंड है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज, ठीक है। तो पब्लिक इम्पोर्टेंस कोई कानून या फैक्चुअल सवाल, यानी कोई कानूनी हो या लॉ हो कोई, या फैक्चुअल सवाल हो, तो यहाँ पर जो है ओपिनियन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मैं गिव ओपिनियन, बट सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर मना भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू गिव ओपिनियन, ठीक है, टू प्रेसिडेंट इसके मैटर में पब्लिक इम्पोर्टेंस। लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज में यहाँ सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग हो जाती है अपना ओपिनियन देने के लिए। तो आज़ादी से पहले जितनी भी ट्रीटी एग्रीमेंट का डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर जो है ओपिनियन देना जरूरी आता, तो मस्ट गिव ओपिनियन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर अपना जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एडवाइस माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट दे या ना दे, ठीक है। केस 1 में ध्यान रखना, केस 1 में सुप्रीम कोर्ट दे या ना दे, लेकिन केस 2 में प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी में दोनों की अपनी मर्जी है, ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। तो अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा, और ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो माने या ना माने, दोनों में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ पावर टू इशू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, व्हाट इज द पनिशमेंट। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और किसके पास पावर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23, तो इसे करते हैं दोस्तों। तो किसके पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, आर्टिकल 129 कहता है ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। और ऐसे ही हाई कोर्ट के पास भी पावर है आर्टिकल 215 के अंदर। अभी हाई कोर्ट भी करेंगे ना हम, तो कुछ चीज़ें इंटरलिंक होंगी। तो हाई कोर्ट के पास 215 में, 129 में सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। इन्हें कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। पनिशमेंट ध्यान रखना, यहाँ बोला व्हाट इज द पनिशमेंट, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, जेल दे सकते हैं ना, 6 मंथ्स तक इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, या फाइन लगा सकते हैं। फाइन कितने का, फाइन देखना 2000 तक का है, या फिर दोनों कर सकते हैं बहुत। तो ध्यान रखना कोर्ट की गरिमा डिग्निटी मेंटेन रखने के लिए ये पावर जरूरी होती है। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर क्या आएगा, तो दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल होता है, ठीक है। सिविल में होता है कि ऑर्डर नहीं माना, सिविल होता है आपका कि ऑर्डर नहीं माना गया, जो ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, तो ऑर्डर नहीं मानने पे सिविल लग जाएगा, ठीक है। और क्रिमिनल होता है जब आप कोर्ट की बेइज्जती उछाल, है ना, कोर्ट की इज्जत उछालें, ठीक है, स्कैंडलाइज कर दे कोर्ट को। क्रिमिनल कब कहलाएगा, स्कैंडलाइजिंग, ठीक है,
बेइज्जत कर दे कोर्ट को, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, फर्स्ट, सेकंड, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में रुकावट डाल ले, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अगर आप रुकावट डालते हो तो क्रिमिनल लगेगा, और जस्टिस डिलीवर करने के सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट करे। भाई जस्टिस डिलीवर करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उसमें कोई जो है आप कुछ परेशान कर रहे हो, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ऐसे में भी हो सकता है, डायरेक्ट क्रिमिनल लगेगा, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट करोगे तब ध्यान रखना, कोर्ट की फेयर क्रिटिसिज्म सही नियत से कही गई हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। फेयर क्रिटिसिज्म अलग है, फेयर क्रिटिसिज्म में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ऑन विच 3 ग्राउंड्स कैन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कैन बी चैलेंज अंडर द जुडिशियल रिव्यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यह आपका फंडामेंटल राइट्स के भी कंसेप्ट लिया गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दोनों क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व फटाफट। 3 ग्राउंड्स बता दो, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कैन बी चैलेंज अंडर द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को इन मतलब 3 जो है ना ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, अगर कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है तब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कॉम्पिटेंस, कि आप कॉम्पिटेंट हो या नहीं, ठीक है। कॉम्पिटेंस, अथॉरिटी आपके पास है या नहीं, ठीक है। अगर जो अथॉरिटी अपने लिमिट से बाहर कानून बना दे, ठीक है, अल्ट्रा वर्ड्स कानून बना दे, अपने लिमिट से बाहर चले जाए, तब थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को छेड़छाड़ी करे, इट इज फंडा जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़े, तब लगेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगर कानून कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को खिलाफ हो तब, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए भी, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। तो यह आपने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, मेनका गांधी वाला केस, बिल्कुल वहाँ वाला याद करो। तो पहले तो ये समझो कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या कहता है, ये जापान से लिया हमने, ये ध्यान रखना है ना। तो आर्टिकल 21 याद करो, राइट टू लाइफ, तो जापान का कंसेप्ट है। तो इसके अंदर कोर्ट क्या देखता है दोस्तों, इसके अंदर कोर्ट ये देखता है कि क्या कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो सही था या नहीं, ठीक है। जो कानून बनाने का प्रोसेस है, जो लॉज है, लॉ बनाने का प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, सही है या नहीं। अब इस लॉ, ये लॉ क्या बनाया गया है, ठीक है, और ये आर्बिट्री है या नहीं, ये चेक नहीं करती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोसीजर चेक करा जाता है कि लॉ जो बनाया गया है वो सही प्रोसेस से बनाया गया है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कानून जो है वैलिड है, चाहे वो कितना भी अनफेयर हो। यहाँ वाले में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि यूएस के द्वारा लिया गया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जुडिशरी ने खुद ये जो है सिस्टम को लाया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कोर्ट यहाँ पर ये भी देखता है क्या कानून जो बनाया गया, वो लॉ जो बनाया गया है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, वो फेयर है या नहीं, जस्ट है या नहीं, एंड रिजनेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है आपका कोर्ट, ठीक है। तो फेयर चेक करेगी, फेयर है या नहीं, जस्ट है या नहीं, रिजनेबल है या नहीं, ठीक है। आर्बिट्री प्रोसेस है, आर्बिट्री लॉ है तो हटा दीजिएगी। तो इंडिया के सीन में ध्यान रखना, पहले हम सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करते थे, लेकिन मेनका गांधी जब केस हुआ, और मेनका गांधी केस हुआ था 1973 में, ठीक है।
तो वहाँ से हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपना लिया है, जो है अडोप्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26, इज सुप्रीम कोर्ट बाउंड बाय इट्स ऑन जजमेंट? तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट से बाउंड है क्या? तो ये देखना जरा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए नो, वो दोबारा से कर सकती है, सबको सारे प्रोसेस को चेंज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले को बदल सकती है, बाउंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ठीक है। जैसे गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं कर सकते, और फिर केशवानंद भारती केस में बोल दिया कि कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते, ठीक है। तो बिल्कुल बाउंड नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट, अपना फैसला बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 27 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ बोला गया है डिफरेंशिएट बिटवीन द सीनियर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, अदर एडवोकेट्स हु कैन डेजिग्नेट एडवोकेट एज अ सीनियर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और इस पर बिल्कुल प्री में क्वेश्चन बन सकता है। तो सीनियर एडवोकेट कौन कहलाएगा? तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है डेजिग्नेट करता है कि उनकी एबिलिटी और एक्सपीरियंस देखकर, ठीक है, कि भैया कि आप सीनियर एडवोकेट कैसे लाओगे, तो उनकी एबिलिटी देखी जाएगी। कौन देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देखेंगे, एबिलिटी एंड उनका एक्सपीरियंस। एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ये देखकर जो है आपका सीनियर एडवोकेट बनाया जाता है, ठीक है। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, तो ये सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ यही लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा ना, तो केस फाइल करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्हीं के पास होती है, ठीक है, इन्हीं के पास होती है पावर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास, ठीक है। तो सिर्फ यही फाइल जो है कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट जमा करने की पावर इनके पास है और इन्हें सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल एग्जाम क्लियर करना होता है, ये ध्यान रखना। अदर एडवोकेट्स कौन होंगे? तो ये कोर्ट्स में बहस दैट इज आर्ग्यू कर सकते हैं पर फाइल नहीं कर सकते, तो मतलब आर्गूमेंट कर सकते हैं ये, बट ये वाली पावर नहीं होगी। ये पावर ध्यान रखना इन्हीं के पास है, सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास। हु कैन डेजिग्नेट एडवोकेट एज अ सीनियर, तो कौन डेजिग्नेट करेगा? तो ये तो या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या तो हाई कोर्ट, ठीक है। किसी एडवोकेट को सीनियर का जो है डाटा दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, और एक आर्टिकल और ध्यान रखना है, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की पावर है कंप्लीट जस्टिस की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है PYQ, ठीक है। चलो, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के टोटल 27 क्वेश्चन डिस्कस करे और इससे हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब हम करेंगे हाई कोर्ट वाले चैप्टर को कंप्लीट, और हाई कोर्ट के अंदर भी दोस्तों आपको अप्रॉक्स 27 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 26 क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा बहुत अब ओवरलैप करेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट की तरह, ठीक है। तो इसको रिवाइज करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट छोटा चैप्टर है, ये जल्दी रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जल्दी से अब हाई कोर्ट भी कंप्लीट करते हैं दोस्तों। हाई कोर्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेट इन इंडिया विथ हाउ मेनी कोर्ट्स? तो कितने कोर्ट्स थे हाई कोर्ट स्टार्टिंग में, और ये कब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है ओरिजिनेट हुआ है इंडिया के अंदर? मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको लक्ष्मीकांत का ना हर चैप्टर का फर्स्ट पेज अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन पेज के अंदर आपको वैल्यू एडिशन मिलता है आपके एग्जाम के लिए, आपके मेंस एग्जाम के लिए वैल्यू एडिशन मिलता है, और चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग भी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपको यहीं से मिलेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन वाइज सारा रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर बोला है इन द इंडियन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, तो यस हमारा सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है।
हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये हमने सुप्रीम कोर्ट वाले में पढ़ा। अबव दी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, तो इसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट मिलेगा और इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट है। द जुडिशरी, जुडिशरी यहाँ पर लिखा हुआ है INA, ठीक है, दैट मीन्स की जुडिशरी मतलब इनके अंदर यहाँ पर बोला हुआ है कि जुडिशरी के अंदर जो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, इसके अंदर स्टेट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे एंड हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि आपको स्टेट के अंदर जो है आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट का टॉप या फिर बोल सकते हो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको ये जो है ना सबसे ऊंचे स्थान पर देखने को मिलेंगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, देखो आपको आंसर मिल गया 1862, ठीक है, ओरिजिनेटेड इन इंडिया 1862 व्हेन द हाई कोर्ट्स वर सेटअप इन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तीन जगह हाई कोर्ट स्टेब्लिश हुए थे। इन 1866 a fourth high court was established at Allahabad. In the course of time, each province in the British India came to have its own high court after 1950. A high court existing in a province become the high court for the corresponding state. तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा कि भैया टाइम टू टाइम इस प्रोविंस के अंदर जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे इंडिया के अंदर, इनके खुद के हाई कोर्ट होने लगे। और 1950 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, हाई कोर्ट जो है ना प्रोविंस के अंदर एग्जिस्ट करने लगे और हाई कोर्ट जो है ना करस्पॉन्डिंग स्टेट के भी वही कहलाने लगे। देखो इतने सारे हाई कोर्ट हम उस टाइम पे स्टेब्लिश नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग में कि हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट हो। आज भी जो है आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे कि वे दो स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है, जबकि इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं फिर भी एक ही हाई कोर्ट रहता है। पता नहीं कब हमारा इंडिया सुधरेगा इन मामलों के अंदर। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है प्रोवाइड करता है कि एक हाई कोर्ट होना चाहिए हर एक स्टेट के अंदर, ठीक है। बट द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, लेकिन जो 7th अमेंडमेंट आया 1956 का, उसने ऑथराइज किया पार्लियामेंट को टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और अ यूनियन टेरिटरी। मतलब 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है, और मोर देन 2 का भी हो सकता है, ठीक है, और एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज कोटर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट। ये ध्यान रखना, जो हाई कोर्ट का जो भी जुडिक्शन होता है, टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात हो रही है, टेरिटोरियल, तो वो कोटर्मिनस होता है विद द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट, स्टेट के अंदर ही रहेगा। Similarly, the territorial jurisdiction of a common high court is coterminous with the territories of the concerned state and union territory. At present, ये पहले की बुक है, 2019 का डाटा लिखा हुआ है। There are 25 high courts in the country. Out of them, only 3 high courts have jurisdiction over more than one state. ठीक है, तो ऐसा 3 हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे जिनका जुडिक्शन जो है मोर देन 1 स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा। Among the 9 union territories, Delhi has alone separate high court since 1966. The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have a common high court. The other union territories fall under the jurisdiction of a different state high court. The parliament can extend jurisdiction of the high court to any union territory or exclude the jurisdiction of a high court from the any union territory. तो ये ध्यान रखना, ये इस चीज़ के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। द नेम, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, टेरिटरी जुडिक्शन एंड द सीट विद द बेंच और बेंचेस ऑफ ऑल 25 कोर्ट्स, ये आपको टेबल में दे रखे हैं, ठीक है, चैप्टर के एंड में। और यहाँ पर देखो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिक्शन एंड पावर्स एंड प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स का जो भी आर्टिकल्स है वो आपका 214 से लेकर 231 तक है, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान रखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर मिल गया है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ हाई कोर्ट का सिस्टम, ठीक है, तो ये मिला आपको। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? 1862 से।
तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है दोस्तों, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ठीक है, कब हुआ, व्हेन डिड, कितने हाई कोर्ट है थे स्टार्टिंग में। तो इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ हमारा हाई कोर्ट का 1862 के अंदर, ब्रिटिश के टाइम पे ही। तो पहले 3 प्रोविंसेस के अंदर थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्ट आया था उस टाइम पे, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, तो उससे ये एस्टेब्लिश हुआ था। इनिशियल सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी में बने थे, तो कितने थे, 3। तो पहले आपका था बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। डेट बिल्कुल याद रखनी है, कलकत्ता राजधानी थी उस टाइम पे। तो ये सब जो है ना आपका जो है 1862 में एस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। और एक फोर्थ हुआ था आपका, फोर्थ वाला वो इलाहाबाद में हुआ था। तो ये सारे पुराने हाई कोर्ट देखने को मिल जाएंगे हमारी कंट्री के अंदर। फोर्थ है हमारा इलाहाबाद, ठीक है। ये हुआ था हमारा 1866 के अंदर। यह आपने अभी पढ़ाई है दोस्तों, है ना, सब कुछ बुक से ही है। देखो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ 7th अमेंडमेंट ऑन द हाई कोर्ट सिस्टम। अभी आपने पढ़ा है कि 7th अमेंडमेंट ने क्या पावर दी है। ये देखो यहाँ पर पढ़ना, देखो दोस्तों, ये रहा 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, अभी पढ़ा आपने। तो एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोल रखी है। पर 7th अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने पार्लियामेंट को पावर दिया, ठीक है, कि वो कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट के पास पावर आई कि वो कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन में, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के लिए। एग्जाम्पल के लिए दे दूं तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और इवन चंडीगढ़ भी, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट इनका। क्वेश्चन नंबर 3, इज जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को टर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। तो यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कि जो जुरिडिक्शन होती है हाई कोर्ट की, ठीक है, क्या ये बाउंड्री के अंदर ही होती है स्टेट की, क्या उस टेरिटरी के अंदर ही उसकी जुरिडिक्शन लिमिट में होती है क्या। तो देखो दोस्तों, को टर्मिनस तो होती है, इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। वैसे तो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन स्टेट की बाउंड्री तक ही होता है, पर पार्लियामेंट इसे एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है पूरा महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव, ठीक है, इन सब के लिए है। तो इसलिए ये कोर्ट टर्मिनस सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं है, ठीक है। ऐसा देखा जाए तो बेसिकली होता है, बेसिकली जनरली बोल सकते हो कि यस, ये सिस्टम है, स्टेट की बाउंड्री का होता है, लेकिन पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड, ठीक है। अब उसके साथ साथ जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा जुडिक्शन पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलेगा, प्लस यूटीज में भी देखने को मिलेगा इसका, ठीक है, प्लस गोवा एक अनदर स्टेट इसके अंदर भी इंक्लूड है, ठीक है। तो गोवा एक अनदर स्टेट भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विद इट्स ओन हाई कोर्ट, ठीक है। तो वो तो आपको पता है कि दिल्ली ही है, ओनली यूनियन टेरिटरी दिल्ली, ठीक है। तो हिस्टोरिकली दिल्ली रहा है 1966 से, अकेली ऐसी यूटी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। अब एक बात और ध्यान रखना कि जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी था, मतलब कुछ दिनों के लिए था, मतलब कुछ दिनों मतलब कुछ सालों के लिए था। तो इस बात को ध्यान रखना कि अभी भी जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, लेकिन उसको स्टेट बनाने की बात हो रही है,
और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इन दोनों का भी एक ही मतलब यूनियन टेरेटरी है ये अब तो, पहले स्टेट थे पूरा एक, तो इनका भी एक ही आपको देखने को मिलेगा हाई कोर्ट, ठीक है। तो इन दोनों का भी हाई कोर्ट एक ही है, तो इसका ध्यान रखना कि इनका कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डज कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट एंड इट्स जजेस? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया क्या स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट कितनी होगी? तो नहीं, ये तो सारा कुछ पार्लियामेंट के ऊपर डिसाइड हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। बट आता है ये बात हाई कोर्ट की, तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि एससी की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, एससी की जो स्ट्रेंथ है ये कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट करती है, ठीक है। बट हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम वर्कलोड के हिसाब से, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे डिस्क्रिशनरी मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी पर छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कशन ये है कि स्ट्रेंथ कितनी रखनी है हाई कोर्ट की टाइम टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड? रेस्ट ऑफ द जजेस, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होते हैं? तो भैया ध्यान रखना, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी कलेजी सिस्टम होता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे लेकिन कंसल्ट करेंगे साथ साथ में इनका, तो कंसल्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब हाई कोर्ट वाले, ठीक है, प्लस में गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट के वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का अपॉइंट कर रहे हो उसके गवर्नर का कंसल्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट सीजीआई का कंसल्ट चाहिए, ठीक है, ये है सीजीआई के लिए। अब रेस्ट ऑफ द जजेस मतलब जजेस के लिए क्या है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीजीआई तो होंगे, गवर्नर भी होंगे, यहाँ पर अब चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट भी हो जाएगा, क्योंकि अदर जजेस की बात हो रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है। चलो, डज द सोल ओपिनियन ऑफ, यहाँ पे देखो ना क्वेश्चन नंबर 7, डज द सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस? तो सीजीआई का क्या यहाँ पर बोला है सोल ओपिनियन माना जाएगा कंसल्टेशन प्रोसेस में? तो भैया आंसर है नहीं, अभी आपने पढ़ा था, नो। लॉजिक बिल्कुल मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है, यहाँ भी कलेजियम सिस्टम ही चलेगा, तो किसी एक का कलेजियम सिस्टम नहीं होता, ठीक है, किसी एक का तो होता नहीं है, तो यहाँ कलेजियम सिस्टम ही चलेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एससी के जज के लिए 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ एससी से कंसल्ट करना पड़ता है, ध्यान रखना। अगर हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंट करना है, ठीक है, अपॉइंट करना है, अपॉइंट करना है, तो इसके अंदर क्या चाहिए भाई? तो सीजीआई होंगे कॉलेजियम सिस्टम में प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ एससी, ठीक है। तो सीजीआई अकेले नहीं होते, 2 सीनियर मोस्ट जजेस का भी इनको जो है सलाह लेना पड़ेगा, कंसल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, अकेले की राय नहीं होती इनकी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का आप जान गए थे, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो ये ध्यान रखना, सिटीजन होने चाहिए, सिटीजन। अब
यहाँ पर 10 ईयर्स के लिए इंडिया में कोई भी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करना चाहिए, कोई सा भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर रखा हो 10 साल के लिए, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस का ऑप्शन होता था, पर हाई कोर्ट जज बनने के लिए कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैप डाल सकता है, तो इसके साथ ध्यान रखना। सिटीजन होने चाहिए, 10 ईयर्स का कोई भी जुडिशियल ऑफिस उन्होंने होल्ड कर रखा हो, ठीक है। थर्ड, यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस का, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस का कोई प्रोविजन नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला था हमें। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ बोला है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जजेस का टेन्योर क्या होता है? तो भाई सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 था रिटायरमेंट एज, यहाँ पर है 62 ईयर्स का रिटायरमेंट एज, ठीक है। हाई कोर्ट जजेस के लिए 62 की लिमिट है, इसलिए ताकि बाद में वो प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकें, ठीक है। तो 3 साल का पीरियड एक्स्ट्रा मिल सके उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द सेम। तो यहाँ पर बोला है क्या ग्राउंड से रिमूवल का हाई कोर्ट जजेस के लिए, क्या ये प्रोसेस सेम है बिल्कुल जैसे हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए था? तो भैया बिल्कुल रिमूवल प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है इनका, सेम एज SC, ठीक है। तो सेम एज सुप्रीम कोर्ट के लिए है ना, जो हमने पढ़ा था अभी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, प्रोसेस भी सेम ही है सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से ही होगा। यहाँ पर भी रिमूवल पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट आता है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट के जज को गवर्नर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कॉलेजियम फॉर ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, हु कैन चैलेंज सच अ ट्रांसफर, ठीक है। तो कॉलेजियम क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ जज का, हाई कोर्ट जज का, और क्या इसे कोई चैलेंज कर सकता है, वो कैन चैलेंज देम, है ना। तो ये ध्यान रखना ट्रांसफर कॉलेजियम में कौन कौन होगा, ठीक है। जैसे जस्टिस वर्मा का, ठीक है, ले एक्स जस्टिस वर्मा का ये बोल सकते हो ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद करा गया, तो इसके लिए भी ट्रांसफर कॉलेजियम बनता है। इसमें कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट, ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्लस जहाँ से करा जा रहा है और जहाँ किया जा रहा है उन दोनों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो बोथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, बोथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक जहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं और दूसरा जहाँ पर किया जा रहा है। चैलेंज कौन कर सकता है? तो ट्रांसफर को सिर्फ वो जज चैलेंज कर सकता है जिसका ट्रांसफर हुआ हो, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर हुआ हो वही कर सकता है, ठीक है। और वो भी सिर्फ इस ग्राउंड पर कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो है फॉलो नहीं करा गया, सिर्फ इस ग्राउंड पर, ओनली ग्राउंड क्या है कि भैया कंसल्टेशन प्रोसेस पूरा नहीं करा गया हो, सही से नहीं करा गया हो। ये नहीं कि क्यों कर दिया, कंसल्टेशन प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं, उसी ग्राउंड पर कर सकता है, और जिसको किया गया जज को वही कर सकता है चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 12, वो आर द एडिशनल जजेस, व्हाट आर देयर टेन्योर्स, व्हाट अबाउट एक्टिंग जजेस। तो एडिशनल जजेस कौन होते हैं? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जब वर्कलोड, ठीक है, वर्कलोड बढ़ता है तो एरर्स आएंगे वर्क के अंदर, ठीक है। तो इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए। तो एडिशनल जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, अपॉइंट करेंगे मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, एडिशनल जज के बारे में जान के। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है, एक्टिंग जज कौन होते हैं? यहाँ पर एक्टिंग जज ही पूछा है,
ठीक है, टेन्योर आपको पता चल गया 2 साल है, 2 years। एक्टिंग जज कौन होते हैं? जब कोई परमानेंट जज बीमार हो या एब्सेंट हो तो एज एक्टिंग जज बन सकते हैं, है ना। तो परमानेंट जज है कोई, ठीक है, बीमार हो, ठीक है, लीव पर हो, ने या तो एब्सेंट हो, बीमार हो, ठीक है, सीक हो, तब जो है एक्टिंग जज बन सकता है कोई भी, है ना। ध्यान रखना दोनों की एज 62 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एक्टिंग जज हो चाहे वो एडिशनल जज हो। 62 ईयर्स की एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे बोला है, कैन अ रिटायर्ड जज एक्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट अंडर एनी कंडीशन। तो यहाँ पे बोला है कोई रिटायर्ड जज है, क्या वो जज ऑफ द हाई कोर्ट बन सकता है अंडर एनी कंडीशन, मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन है क्या। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर ऐसा कंडीशन है या नहीं, इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बन सकते हैं, कोई भी जो है रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट बिल्कुल बन सकते हैं। तो यस, और इसका आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्टिकल 224 क्लाउज है, ये बात करता है कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है किसी रिटायर्ड जज को, ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकता है टेम्परेरी बैठने के लिए। तो ये बात मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि वहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे रिटायर्ड जूरिस्ट को, रिक्वायर्ड हाई रिटायर्ड जज को। अब ये जज कौन हो सकते हैं, तो हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपॉइंट करा जा सकता है उनको एज अ हाई कोर्ट, ठीक है, टेम्परेरी के लिए, टेम्परेरी के लिए। ध्यान रखना है इसमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल और उस रिटायर्ड जज की अपनी कंसेंट, मर्जी, दोनों ही जरूरी है। तो इनकी मर्जी, ठीक है, मतलब कंसेंट इनका भी चाहिए और कंसेंट इस प्रोसेस के अंदर प्रेसिडेंट का भी चाहिए, ठीक है, तभी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैन jurisdiction and power of high court be changed both by parliament and state legislature, कैन दे curtailed। देखो भाई, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है तो ये स्टेट लेजिस्लेचर तो नहीं करेगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है ऐसी, ठीक है। पार्लियामेंट कैन जो है पावर बढ़ा सकती है हाई कोर्ट की, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि कैन जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट बी चेंज बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और क्या ऐसे curtailed कर सकते हैं, तो curtailed तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। कैन दे curtailed, तो नो, पावर को curtail नहीं करा जा सकता, ठीक है। चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बोला चेंज कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है, यस, कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात को और ध्यान रखना दोस्तों, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट के हिसाब से। पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, इस बात को ध्यान रखना है। कटेल तो नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई है, जैसे रेट जुरिडिक्शन, तो उनके ऑर्डिनरी लॉ से कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ बना के उन्हें कम नहीं करा जा सकता। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि लेजिस्लेचर उनके, ठीक है, मतलब उनकी पावर्स को कम ना कर पाए, ठीक है। तो कर्टेल तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एडिशनल पावर डिड हाई कोर्ट एंजॉय आफ्टर 1950 कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या एडिशनल पावर मिलेगी हाई कोर्ट को आफ्टर 1950, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, इनेक्टमेंट होने के बाद। तो एक तो रेट जुरिडिक्शन की, ठीक है, रेट जुरिडिक्शन की जो आर्टिकल 226 से मिलता है इनको, और आपका सुपरिंटेंडेंस की, जो आर्टिकल 227 में मिलता है इन्हें। ध्यान रखना 1950 से पहले सिर्फ 3 हाई कोर्ट थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। तो उन्हीं के पास सिर्फ रेट जुरिडिक्शन की पावर थी, अब सबके पास है अंडर 226, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद सभी हाई कोर्ट के पास पावर ये दे दी गई
ठीक है, सुपरिटेंडेंट की पावर ध्यान रखना 2 to 6। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सुप्रीम कोर्ट का था ओरिजिनल जुडिक्शन का, ऐसे हाई कोर्ट के पास पूछा गया क्या, व्हाट आर द सम ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो बिल्कुल डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में आपका, ठीक है। तो ओरिजिनल का मतलब सीधा आप हाई कोर्ट में जा सकते हो केस लेकर अपना। तो ऐसे में किस कौन से केसेस में होगा, तो फर्स्ट तो ध्यान रखना मैट्रिमोनियल है, शादी वाले बातें, ठीक है, मैट्रिमोनियल, ठीक है, शादी हो गया, डाइवोर्स हो गया, इसके बाद सेकंड कंपनी लो है, कोई कंपनी लो है ना, एंड कंटेम्प्ट की बात हो रही हो, तब ओरिजिनल जुडिक्शन हाई कोर्ट के पास है, ठीक है, कोर्ट की तौहीन कर रहे हो, कंटेम्प्ट कर रहे हो तब। थर्ड इलेक्शन डिस्प्यूट का भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें PYQ भी आया है, इलेक्शन डिस्प्यूट के ऊपर डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, ठीक है। तो MP का इलेक्शन हो चाहे वो MLA का हो, ठीक है, दोनों के इलेक्शन में आप डायरेक्ट ध्यान रखना हाई कोर्ट ही जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और टीवी में प्रीलिम्स में आया भी है। फोर्थ है दोस्तों आपका रेवेन्यू मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स, तो टैक्स या रेवेन्यू इलेक्शन से जुड़े जितने भी पुराने डिस्प्यूट है उसके लिए आप हाई कोर्ट जाओगे। क्वेश्चन नंबर 17, वो कैन हाई कोर्ट, मतलब वो कैन हाई कोर्ट इशू रेट्स टू एंड कैन डू इट आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शन। तो देखो यहाँ पर बोला है कि इनमें से जो है ना, मतलब जो है हाई कोर्ट जो है ना रेट इशू कर सकती है और ये अपने टेरिटोरियल जुडिक्शन से बाहर रेट्स इशू कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं ध्यान रखना, हाई कोर्ट किसी भी पर्सन, अथॉरिटी या गवर्नमेंट, तो किसके ऊपर कर सकती है, यहाँ पर बोला वो कैन इशू, हाई कोर्ट मतलब जो है रेट अपना इशू कर सकती है इनके ऊपर। तो हाई कोर्ट किसी भी पर्सन पे, चाहे अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, तो उनके ऊपर रेट इशू कर सकते हैं। टेरिटोरियल लिमिट तो है, टेरिटोरियल लिमिट तो है, ठीक है, नॉर्मली अपने स्टेट में कर सकते हैं, नॉर्मली, ठीक है, सिर्फ स्टेट के अंदर ही होगा, बट इसमें एक्सेप्शन है एक, और वो एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, कि अगर कोज ऑफ एक्शन, ये वर्ड डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोज ऑफ एक्शन जो है किसी अदर स्टेट में है, तो ऐसे में बाहर भी दे सकते हैं, ठीक है, कोज ऑफ एक्शन उसकी स्टेट में हुई हो, ठीक है, दूसरे स्टेट में हुई हो, तो बाउंड्री के बाहर वाले पर्सन गवर्नमेंट को भी रिट भेज सकते हैं, ठीक है, कोज ऑफ एक्शन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज वाइडर रीड पावर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो वाइडर रीड पावर किसके पास है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, दैट इज हाई कोर्ट 2 to 6, फंडामेंटल राइट्स प्लस ऑर्डनरी के लिए भी है, और सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रेट है ऑल ओवर इंडिया होगा, टेरिटोरियल कोई जुडिक्शन नहीं है, लिमिट नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट का है। बस एक्सप्लेन ये है कि कोज ऑफ एक्शन वाली बात है ना। क्वेश्चन नंबर 19, कैन अ पर्सन गो टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल्स। तो भाई ये बात बोली गई है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको ट्राइब्यूनल्स के अपील करने के लिए जो है आपको हाई कोर्ट ही जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और इससे एक केस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका चंद्र कुमार केस 1997, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्राइब्यूनल्स के फैसले के खिलाफ पहले हाई कोर्ट डिवीजन जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट का ही जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू होगा। बस बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े छाड़े ना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डज अपील फ्रॉम सेशन कोर्ट टू हाई कोर्ट इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। तो यहाँ पर बोला है कि अपील कैसे हो सकता है सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में क्रिमिनल मैटर में। तो दो यहाँ पर पूछे गए हैं पॉइंट्स, तो दोनों को दोनों बताने हैं आपको, तो ध्यान रखना, अपील फ्रॉम सेशन कोर्ट टू हाई कोर्ट कैसे हो सकता है, तो दो कंडीशन है। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, अगर सज़ा जो है 7 साल से ज़्यादा की है, ठीक है,
7 years, ये मोर देन लेता हूँ, मोर देन 7 years imprisonment। सेकंड, अगर डेथ सेंटेंस की सजा दे दी गई हो तब, ठीक है, डेथ सेंटेंस दे दी गई हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और मतलब आप डायरेक्ट जो है सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट कंफर्म करना ही पड़ता है, मतलब अगर सेशन जज भी जो है ना डेथ सेंटेंस देती है तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेने के बाद ही कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, चाहे, ठीक है। तो डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट कंफर्म, मतलब हाई कोर्ट कंफर्म ही करना पड़ता है हाई कोर्ट के द्वारा, चाहे गुनहगार ने अपील की हो या नहीं, बिना हाई कोर्ट के कंफर्मेशन को किसी को फांसी नहीं दी जा सकती, इस बात को ध्यान रखना है। अभी जो है आपने सुना होगा, एक न्यूज़ आ रही थी कि 7 पुलिसकर्मियों को, है ना, फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। तो ये बताना क्यों दी गई, क्या किया था उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, डज हाई कोर्ट हैव पावर और सुपरिटेंडेंस of all the courts and tribunal functioning in the its territorial jurisdiction। तो यहाँ पर बोला गया हाई कोर्ट के पास पावर है सुपरिटेंडेंस करने की ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल जो इनके अंडर है, मतलब इनके टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर है, मतलब स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। तो आंसर है यस, सुपरिटेंडेंस की पावर है, मैंने आपको आर्टिकल भी बताया था, वो है आपका 227, ठीक है। तो हाई कोर्ट अपने एरिया को सभी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स पर नज़र रखता है। एक्सेप्शन हमेशा ध्यान रखना कि भैया सुप्रीम कोर्ट में भी एक एक्सेप्शन था, वो था मिलिट्री कोर्ट का, तो ध्यान रखना कोर्ट मार्शल में ऐसा नहीं हो सकता, उस पर कोई सुपरिटेंडेंस वाली पावर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इज द कंटेम्प्ट कोर्ट डिफाइंड, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। तो कंटेम्प्ट कोर्ट कहाँ डिफाइंड है, कितने टाइप है इसके, तो ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड नहीं है कहीं भी, ठीक है। और कितने टाइप से ये भी पूछा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो आपने को मैंने बताया था अभी कि एक दो सिविल होता है, क्रिमिनल होता है, ठीक है। सिविल में मैंने आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर बताया था कि ऑर्डर ना मानने पे है, और क्रिमिनल में आप ऑस्टेट कर रहे हो, ठीक है, कोर्ट की इज्जत उछाल रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, ठीक है। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971, उसके तहत जो है सज़ा मिल सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइंड, इसके लिए एक्ट मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिकल्स कन्फेयर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू कोर्ट्स। मतलब कौन से आर्टिकल से जो है पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू को टू कोर्ट्स। तो एक तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 13 है, ठीक है, आर्टिकल 32 है रीट्स वाली, एंड 226 है रीट्स वाली, अब ये हाई कोर्ट के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और एक और आर्टिकल ध्यान रखने, जैसे कि आपको आर्टिकल 131 से लेके 136, तो सुप्रीम कोर्ट के अपील सुनने की पावर है ये, ठीक है, स्पेशल लिमिटेशन लाइक है ना, तो ये ध्यान रखना है। और आर्टिकल 245 एंड 246 सेंटर और स्टेट के कानून बनाने की लिमिट होती है, ठीक है। 245 246 में बताया गया कि सेंटर और स्टेट जो है कानून कहाँ बना सकते हैं, इसकी लिमिट बता रखी है, तो वहाँ से भी जो है पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की। तो जुडिशियल रिव्यू वाला भी एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर, तो समझ लेना वो अभी आपने रिवाइज कर लिया है। हाउ मेनी स्टेट्स डस असम हाई कोर्ट हैव जुडिक्शन ओवर। तो किन किन स्टेट्स के ऊपर असम का हाई कोर्ट का जुडिक्शन है, ये भी ध्यान रखना है।
तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ANMA, ANMA। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना हो, ANMA। तो इससे असम, एन से नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है ना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये पहले जो है ना 7 स्टेट्स के लिए था, और अब 4 में ही रह गई हैं, ओनली 4 स्टेट्स में जुडिक्शन इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोला है वो है जुडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। तो ध्यान रखना इसके ऊपर कलकत्ता का हाईकोर्ट का है। तो मैं इसको अलग पेन से हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों, इसके ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट का है, अंडमान निकोबार के पास पड़ता है ना ये। और दादर नागर हवेली के बारे में बात कर चुका हूँ, बॉम्बे। और दमन एंड दीव के ऊपर भी सेम बॉम्बे। ठीक है, पुडुचेरी के पास मद्रास हाईकोर्ट। और लक्षद्वीप के पास कौन सा स्टेट है, केरला। तो केरला हाईकोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कोर्ट हाई कोर्ट इन 2013। 2013 में किसको मिला है, ये ध्यान रखना। आंसर है 3 स्टेट्स को अपना अलग अलग हाई कोर्ट मिला है, जो यहाँ पर नहीं थे, अरुणाचल प्रदेश वाले, सॉरी आपका नॉर्थ ईस्ट वाले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मेघालय गयो, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसको कैसे याद करोगे, MMT। या ना, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, 2019 में भी एक बात और चीज़ ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में। तो आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हुए थे, तेलंगाना बना था इससे। तो जब स्प्लिट हुआ तो 2019 में भी आंध्र और तेलंगाना को मतलब स्प्लिट करके उनका अभी हाईकोर्ट अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब आपके हाई कोर्ट के भी सारे क्वेश्चन हो चुके, आपने पूरा हाई कोर्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया दोस्तों। अब हम करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और एक बात और देखो, ट्राइब्यूनल्स वगैरह बहुत ही चैप्टर्स हैं, एक ही मतलब पेज के मिलेंगे। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी ले ली है। ठीक है, और ट्राइब्यूनल्स के लिए मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ से आप इसको जो है प्रेफर करोगे, ट्राइब्यूनल्स के बारे में जानकारी ले लोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है आपका, हु अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जज, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, हाउ आर अदर जजेस अपॉइंटेड। तो यहाँ लक्ष्मीकांत की बुक में आते हैं, और इसका फर्स्ट पेज पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। इधर देखना जरा, देखो ये ट्राइब्यूनल्स वाला आपको पढ़ना है, और ट्राइब्यूनल्स में आपको इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ये 1 से 1.5 पेज का है, और इसको आप पढ़ के तुरंत रिवीजन कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट पेज में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है ट्राइब्यूनल्स के बारे में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन थे नहीं। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 का, जिसने नया पार्ट ऐड करा। ठीक है, पार्ट 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट जो है इसके अंदर ट्राइब्यूनल्स अलग है। और 2 ही आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए स्पेशली, और आर्टिकल 323 बी आपका 3223 बी डील करता है ट्राइब्यूनल्स और अदर मैटर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसको पढ़ना है। अब आगे आओ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो यहाँ पर बोल दिया, स्टेट जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ हाई कोर्ट एंड हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आल्सो नोन एज लोअर कोर्ट्स। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर सबऑर्डिनेशन टू द स्टेट हाई कोर्ट, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, है ना। दे फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट एज अ एट अ डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल्स। ठीक है, और इनके लिए जो आपको आर्टिकल मिलेंगे वो 233 से लेकर 237 तक है।
पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो तो अब आपको पता चल गया। देखो अपॉइंट कौन करेंगे, है ना, क्वालिफिकेशन क्या होगी, और हाउ आर अदर जजेस अपॉइंटेड, डिस्ट्रिक्ट जज कैसे होंगे और अदर जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, इसके बारे में देखो। यहाँ पर देखो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, ये सब दे रखा है आपको। हाई कोर्ट के नीचे सिविल साइड वाला मैटर कोर्ट देखने को मिला, क्रिमिनल साइड वाला। सिविल साइड में सबऑर्डिनेट जज होता है, इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, इसमें मुंसिफ कोर्ट होता है और इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। ठीक है, क्रिमिनल वाले में, इस बात को ही ध्यान रखना। तो आओ पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कौन अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट जजेस को, ध्यान रखना गवर्नर अपॉइंट करेंगे, यहाँ प्रेसिडेंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, पर बिना हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के नहीं। तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट का, ठीक है, दैट हाई कोर्ट के जो है क्या चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए। ठीक है, उस हाई कोर्ट का कंसल्टेशन चाहिए। ठीक है, बिना उसके कोई बत्ता भी नहीं ला सकता। ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट की मर्जी के बिना नहीं हो सकता यहाँ पर कुछ भी काम, ध्यान रखना। क्वालिफिकेशंस के 3 रूल्स जान लो। फर्स्ट, कि वो पहले से ही सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी सर्विस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए पहले ही। ठीक है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट, पहले से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड, कम से कम 7 साल तक एडवोकेट पेड रहा हो। ठीक है, 7 ईयर्स तक एडवोकेट लीडर रहा हो। थर्ड इज कि हाई कोर्ट ने उसके नाम की रिकमेंडेशन दी हो, ये भी हो सकता है, तो रिकमेंडेशन भी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट, उसके नाम की, है ना। और अदर जज कैसे होंगे, तो ये भी ध्यान रखना। तो लोअर देन डिस्ट्रिक्ट जज, इन्हें भी गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे। पर यहाँ जो है 2 लोगों से पूछना पड़ता है यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, 2 लोगों की जानकारी मतलब कंसल्टेशन चाहिए, पूछना पड़ेगा, गवर्नर ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हाई कोर्ट से प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, SPSC से, ये ध्यान रखना कीवर्ड को। ठीक है, तो हाउ आर अदर जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, तो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन चाहिए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की चाहिए, उस स्टेट की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल सर्विस। तो आओ बताता हूँ मैं आपको, डिस्ट्रिक्ट जज के देखते हैं। तो ये ध्यान ना, ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक अम्ब्रेला टर्म है, क्योंकि इसमें सिटी सिविल कोर्ट जज, सेशन जज, एडिशनल जजेस, ठीक है, हर तरीके के जजेस शामिल है इसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर। ठीक है, ब्रॉडर टर्म है। जुडिशियल सर्विस के अंदर कौन आएंगे, तो इसका मतलब है कि वो सर्विस जिसमें सिर्फ जजेस ही होते हैं। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे नीचे वाले। ठीक है, इसमें IAS IPS ऑफिसर नहीं आते, ध्यान रखना। जुडिशियल सर्विस में सिर्फ जुडिशरी वाले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज डिस्ट्रिक्ट जज डिफरेंट फ्रॉम द सेशन जज, कैन सेशन जज ग्रांट लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। तो कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें हाई कोर्ट का कंसल्टेशन चाहिए। ये मैंने आपको हाई कोर्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया भी था। तो डिफरेंट कैसे हैं, पहले तो ये बताओ सेशन जज से। तो ये ध्यान रखना, ये एक ही इंसान होता है, बस कुर्सी बदलने पर नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जब वो सिविल केसेस का देखे, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है अगर वो सिविल का मैटर का देखे, ठीक है, सिविल केसेस देखे, और सेशन जज कब लाएगा, जब वो क्रिमिनल देख रहा है, क्रिमिनल केसेस के बारे में देख रहा है। ठीक है, क्रिमिनल केसेस को देख रहा है ना। तो कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो जज है इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना, यस दे सकते हैं। ठीक है, है ना। और ये भी ध्यान रखना, सेशन जज मौत की सजा दे तो सकते हैं, पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना आ जाए।
ठीक है, हाई कोर्ट की जो है यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए होगी डेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द हियरार्की बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। तो बता दो भैया हियरार्की बिटवीन द बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो ध्यान रखना हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आते हैं। तो इसमें देखो हियरार्की आपको ये ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको लक्ष्मीकांत की बुक में दिखाया था, ठीक है। तो हियरार्की आपको ऐसे करके भी ध्यान रखनी है, और मैं इसको लिख भी देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो देखो दोस्तों, सिविल साइड होगा एक, जो सिविल केसेस को देखेंगे, और एक होगा क्रिमिनल साइड, जो क्रिमिनल केसेस को देखेंगे, ठीक है। तो देखना ना, जो सिविल जज होते हैं, ठीक है, सिविल जज जो होते हैं वो सीनियर डिवीजन देखेंगे। उसके नीचे देखना, इसके अंदर सिविल जज के अंदर भी जूनियर डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक है आपका सीनियर डिवीजन, और इसके अंदर एक और है जूनियर डिवीजन, सिविल जज के अंदर ही। ये भी सिविल जज कहलाएंगे, लेकिन जूनियर डिवीजन या मुंसिफ, ठीक है। और ऐसे ही क्रिमिनल में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसे ही मैंने आपको लक्ष्मीकांत में दिखाया था, ये रहा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे। उसके नीचे आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो उसके नीचे आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना यहाँ पर फर्स्ट क्लास वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट आर द पावर्स ऑफ मुंसिफ कोर्ट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मुंसिफ कोर्ट के बीच में बाहर पूछा है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में, जुडिशियल और मुंसिफ। तो क्या क्या पावर इन दोनों के पास, ध्यान रखना मुंसिफ कोर्ट सिविल को देखता है, ठीक है। तो ये सिविल साइड का सबसे निचला कोर्ट है। इसकी पेक्यूनरी जुडिक्शन, दैट इज इसकी कितने पैसे तक का केस देख सकता है, तो ये लिमिटेड होती है। तो छोटे मोटे ज़मीन के फैसले झगड़े ये सब होल्ड करता है ना। तो यहाँ ध्यान ना, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन मतलब यहाँ पर जो आपका अमाउंट है, केस कितना जो विवाद है, डिस्प्यूटेड है, ये लिमिट में होता है, क्योंकि निचला हिस्सा होता है ये मुंसिफ कोर्ट, और ये भी निचला होता है, लेकिन ये क्रिमिनल के लिए होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो है 3 ईयर्स की सजा दे सकता है, ठीक है, फाइन वगैरह लगा सकता है, इतना ही। लास्ट क्वेश्चन है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट का, व्हाट आर द स्मॉल कॉजेज कोर्ट आर दे डिसीजन फाइनल। तो ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट क्या होते हैं, और के डिसीजन क्या फाइनल होते हैं या नहीं, ये पूछा गया है। तो ये कोर्ट ध्यान रखना छोटे मोटे सिविल डिस्प्यूट को फास्ट ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ बनाए गए, जैसे प्रेसिडेंसी टाउन्स है ना, बड़े शहरों के अंदर, बिग सिटीज़ के अंदर, ठीक है, इनके लिए बनाया गया है। तो जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, ऑन स्मॉल स्केल, ठीक है, क्या इनके डिसीजन फाइनल होते हैं। तो भैया इनके फैसले पर कोई ध्यान रखना, इनके फैसले फैक्ट्स पर तो फाइनल होता है, पर कानूनी सवाल दैट इज पॉइंट ऑफ लॉ पर हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की जा सकती है, ये ध्यान रखना। बनाए गए हैं स्पीडी जस्टिस के लिए, कि स्पीडी जस्टिस मिले, बट रिवीजन फाइल आप डाल सकते हो, ठीक है, रिवीजन फाइल आप डाल सकते हो हाई कोर्ट के अंदर, फाइनल होता है, ये बात सही है। तो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट भी हम दोस्तों रिवाइज हो गया, ठीक है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गवर्नर कंप्लीट करेंगे, और देखो पार्लियामेंट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, तो पार्लियामेंट की तरह ही स्टेट लेजिस्लेचर की है, सेम पावर ही होती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, उसे मैं बता दूंगा आपको। और जैसे कि आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलेगी सेंटर में, ऐसे स्टेट की मिलेगी, जैसे पीएम होता है ऐसे सीएम होता है स्टेट के लिए, ठीक है। और जैसे प्रेसिडेंट होता है हमारे पूरे नेशन के लिए, ऐसे गवर्नर होता है स्टेट के लिए। तो इसे भी कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों।
और फिर हम उस आगे कंप्लीट करेंगे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रह जाएगा, पंचायती राज सिस्टम रह जाएगा, इसे कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।